हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से कंपनी के अधीन प्रशासनिक सुधार इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। कंपनी के अधीन प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 ईस्वी के बाद एक व्यापारिक संस्था के साथ साथ एक राजनीतिक संस्था भी बन गई। इस राजनीतिक संस्था के सफल कार्यान्वयन हेतु एक कुशल प्रशासनिक तंत्र की भी आवश्यकता थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्रिटिशों ने भारतीय राजनीति में कई परिवर्तन किए। इस दिशा में पहला प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। इसके द्वारा बंगाल का शासन गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल ने ले लिया। इसके प्रशासक मंडल में 4 पार्षद होते थे जो कम शक्ति होने के बावजूद गवर्नर जनरल की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे। गवर्नर जनरल पर कंपनी के डायरेक्टर का भी नियंत्रण होता था। कंपनी के शासनकाल में पास हुए विभिन्न अधिनियमों द्वारा गवर्नर जनरल की शक्ति तो बढ़ी ही, मगर इसके साथ साथ प्रशासक मंडल को भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूती प्रदान की गई। भारतीय राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हुई। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्यों का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंप दिया गया। इसके अलावे भारत के प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं अन्य प्रदेशों को अन्य गवर्नर जनरलों के नियंत्रण में दे दिया गया। ब्रिटिशों का सबसे स्थायी प्रभाव विधि के क्षेत्र पर पड़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजी न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों ने अपने प्रदेश में विधि का शासन लागू किया। हीनतम व्यक्ति को भी निजी स्वतंत्रता दी। इस न्याय व्यवस्था ने पूर्ववर्ती लोगों को जाति, वर्ग के आधार पर मिले विशेषाधिकार को समाप्त कर आधुनिक न्याय प्रणाली को लागू किया। इसी प्रक्रिया के तहत 1859 में स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में विधि लिख दी गई और यह व्यवस्था सभी वर्गों के बीच बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू कर दिया गया। कंपनी ने प्रशासन की सुविधा हेतु शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। इसके द्वारा जिला प्रमुख अर्थात समाहर्ता को राजस्व एवं प्रशासन के अधिकार दिए। दूसरी ओर पुलिस संस्था का गठन किया गया। अब क्षेत्र विशेष की रक्षा का भार पुलिस पर था, जिनके अपने अधिकारी
एवं कर्मचारी होते थे। न्याय व्यवस्था में भी सुधार करते हुए दीवानी न्यायालयों के लिए नए अधिकारियों की श्रेणी जिला न्यायाधीशों का गठन किया गया। जिला से केंद्र तक दीवानी अदालतों की क्रमिक श्रेणी स्थापित की गई। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जिला प्रमुख को राजस्व प्रशासन सौंप दिया गया। जमींदारों के क्षेत्रों में स्थित शुल्क गृह बंद कर दिया गया। अब केवल 5 शुल्क गृह, जो इसमें कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में रह गए तथा शुल्क 2.5% निर्धारित किया गया, जो सभी को देना होता था। कंपनी द्वारा भूमि लगान हेतु कई नए प्रयोग किए गए। कंपनी ने बंगाल में जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, मद्रास के आसपास रैयतवाड़ी प्रथा एवं पंजाब के आसपास महलवाड़ी प्रथा लागू की। वैसे उपरोक्त सभी लगान प्रथाएं किसानों के शोषण हेतु स्थापित की गई थी, लेकिन इन्हीं प्रथाओं के बीच में भारत में एक आधुनिक लगान व्यवस्था प्रारंभ हुई। कंपनी के प्रशासनिक सुधारों में सबसे बड़ा कार्य भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन था। यह एक विशेष पद्धति के अनुसार ही चलता था और इसकी दक्षता और निष्पक्षता मशीन की तरह थी। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जाति, रंग, धर्म आदि पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए तथा ICS परीक्षा के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस तरह भारत में पूर्व से चली आ रही वंशानुक्रम तथा पक्षपातपूर्ण प्रणाली का अंत हुआ और एक आधुनिक एवं योग्यता आधारित व्यवस्था की शुरुआत हुई। निष्कर्ष में हम देखेंगे, कंक्लूजन। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों द्वारा जब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं तो पाते हैं कि कंपनी शासन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार वैसे तो मूलतः कंपनी के स्वयं के हित के लिए लागू किए गए, लेकिन इन्हीं सुधारों के बीच से आधुनिक भारतीय प्रशासन का जन्म हुआ। कंपनी ने प्रशासनिक सुधारों को जन कार्यों एवं सामाजिक कार्यों से भी जोड़ने का प्रयास किया। इसके तहत सती प्रथा, नरबलि प्रथा, ठगी इत्यादि जैसी कुरीतियों को समाप्त किया। कंपनी ने लिखित अधिनियमों पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत कर जहां प्रशासन को विधि सम्मत बनाया, वहीं जनता को यह भी अधिकार प्राप्त हुआ कि वह विनियमित सिद्धांतों से बाहर जा रहे प्रशासन की शिकायत कर सके। कुल मिलाकर ये प्रशासनिक सुधार भारत में कंपनी के शासन को और अधिक मजबूत तथा संगठित शासन प्रदान किया। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।